नमस्कार मित्रों। रिविजिटिंग यूरोप यानी यूरोप एक पुनर्खोज, इस विषय पर जो व्याख्यान श्रृंखला चल रही है और उसमें प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, जिनका यूरोप पर बहुत ही गहन अध्ययन है, वो मूलतः एक अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इतिहास की और भू राजनीति की, वैश्विक जो पूरा परिदृश्य है, इन सभी का उनके पास एक गहन अध्ययन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मौलिक स्रोतों से उन्होंने यह अध्ययन किया है। उनके पास एक दृष्टि है जो उस साहित्य को पढ़ने से जो सामान्य पाठक नहीं देख पाते हैं, वो जो उनको एक प्रकार से नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, उन से सूक्ष्म सूक्ष्म तथ्यों की ओर वो ध्यान देती हैं, उनको निकाल कर हमारे सामने में लाती हैं। और उससे जो चित्र बनता है वह बिल्कुल ही हमारे लिए अविश्वसनीय जैसा होता है। शायद हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि यदि बिना उन संदर्भों के साथ वो कहें, बिना पुस्तकों के, बिना पृष्ठ संख्या के, तो हमें शायद पूरा विश्वास भी ना हो कि वास्तव में यूरोप का चित्र ऐसा हो सकता है। आज जो विषय है वह है यूरोप के शहरों के बारे में, यूरोप के गांवों के बारे में, यूरोप के जो वहाँ का एक प्राकृतिक फैलाव है उसके बारे में, कि कैसा वहाँ का जनजीवन है और उस जनजीवन को कैसी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जिसमें वो जनजीवन विकसित हो रहा है, क्या समस्याएं हैं। और हम जो आज चित्र देखते हैं कि हर बात पे हम कहते हैं कि भारत का अमुक शहर को पेरिस बना देंगे, अमुक शहर को लंदन बना देंगे, अमुक शहर को इटली जैसा बनाएंगे। तो वास्तव में जिन देशों से हम तुलना कर रहे हैं उन देशों की अपनी स्थिति क्या रही है, क्या है। मैं अभी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को, और उनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय को जी प्रारंभ करें। कि वो अक्सर बताती हैं कि वहां पर यह नहीं है, वह नहीं है, यूरोप की हालत इतनी खराब है। आज यूरोप हमारे लिए सपना है। हर व्यक्ति व्यक्ति जो है यूरोप जाना चाहता है, लेकिन कभी एक समय था यूरोप का हर व्यक्ति भारत आना चाहता था। तो क्यों आना चाहता था, क्या स्थिति थी, वो बताती हैं। लेकिन कई बार विश्वास नहीं होता, क्या सच में यूरोप ऐसा गया गुजरी अवस्था उसकी थी। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज का विषय प्रारंभ करें। जो विषय है वहाँ के गांव, वहाँ के नगर, वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ का विस्तार, ये सारा प्रोफेसर कुसुमलता कीजिए। जी नमस्कार। जी। तो जो आज मैं विषय बोलने जा रही हूँ, ये नरेटिव अधिक होगा क्योंकि मेरी तैयारी कम है। बहुत पहले पढ़ के निशान लगाया था सब, और अब एक गैप पड़ गया। कुछ किताबें उत्तराखंड रह गई, कुछ यहाँ रह गई, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो सिंपल नरेटिव मैं दे रही हूँ। कभी फुर्सत से उनके संदर्भों को भी दे दूंगी। और सिंपल इस नरेटिव से अ, बहुत सी चीज, ये सीरीज मूलतः शोधार्थियों के लिए चला रही हूँ। तो जब विजुअल सामने आता है, वो पूरा पिक्चर उभर कर आता है, तो संदर्भ खोजने में बहुत सहायता होती है। और बहुत अधिक तो आजकल नेट पर चीजें उपलब्ध है, किंडल पर पुस्तकें उपलब्ध है, क्या पीडीएफ में पुस्तक है, जिसको रविशंकर जी, और रविशंकर जी के बहुत बड़ी एक मित्र मंडली है, और भी सुनने वाले लोगों में होंगे जो इन सबको ढूंढ सकते हैं। तो आ, आज जो मुझे रविशंकर जी ने मेरी बातों को सुनकर जो विषय दिया, कि आप कहती हैं नो विलेजेस, नो सिटी, नो रोड, स्मॉल स्कैटर्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट, सबसिस्टेंस लिविंग, नो ट्रेड। तो ये मामला क्या है? जहां तक मुझे याद है, मैंने सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के इस यूरोप वाले सीरीज के पहले दो भाषणों में चर्चा की थी क्लाइमेट और टोपोग्राफी की। जी बिल्कुल। वहीं वहीं पर मैं आपको ले चल, तो समझना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। और जानकार लोग, अगर वो जो ज्योग्राफी वाला जो एक आता है चैनल, उस पर वो नेचर कुछ आता है ना, ज्योग्राफी नेशनल का। ज्योग्राफिक चैनल।
हाँ, नेशनल ज्योग्राफिक नेशनल चैनल। ज्योग्राफिक चैनल। जी। उस पर ये जो मैं बता रही हूँ बहुत आपको मिलता है। तो पहली बात ध्यान रखिए कि भारत कहाँ, किस जगह स्थित है? कर्क रेखा के ऊपर। यानी कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है, विषुवत रेखा हमारे नीचे है। तो हम उष्ण कटिबंध में हैं, जहां बर्फ के कारण कभी भी बर्फ का जमाव हुआ हो ऐसा नहीं। और यूरोप जो है, इसमें आखिरी हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हुआ। हिमयुग समाप्त हुआ, हिम नहीं समाप्त हुआ। हिमयुग का अर्थ यूरोप जिसको हम कहते हैं, इस भूभाग पर बर्फ की हजारों फीट ऊंची, किलोमीटर ऊंची बर्फ की जमावट। ये बर्फ की जमावट हिमयुग 10,000 साल पहले, कोई 12,000 साल पहले, कोई 8,000 साल पहले कह रहा है। तो हिम पिघल पिघल के समाप्त हो रहा है। लेकिन आज भी यूरोप का जो सबसे उत्तरी इलाका है, जो उत्तरी ध्रुव के पास है, वहां तो आज भी बर्फ है। मुश्किल से महीने 2 महीने के लिए बर्फ पिघलता है। तो आज से 2-2.5 हजार साल पहले, जिसको ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं, ये वस्तुतः इसका मेन लैंड यूरोप से कोई लेना देना है ही नहीं। ये मैं वहां कह चुकी हूँ, उसको दोहरा रही हूँ। ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, ये तो भूमध्य सागर में, जिसको नक्शे में आपको एजियन सी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ नन्हे 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 टापू हैं। किसी पर 100 आदमी रहा होगा, किसी पर 500 आदमी रहा होगा, कुछ पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या है। बड़ी मात्रा मतलब 2,000 हैं, 4,000 हैं, 5,000 हैं, 10,000 हैं। एक आध जगह 20-25 हजार भी जनसंख्या है। तो ऐसे जनसंख्या वालों को सिटी स्टेट कह रहे हैं। ये तो भूमध्य सागर में है, यूरोप से बाहर। अब जिसको ये यूरोपियन इतिहास में रोमन साम्राज्य कह देते हैं, तो ये रोमन साम्राज्य तो जो करीब करीब लैंड लॉक्ड भूमध्य सागर है, इसके चारों ओर जरा सा खुलापन है। अफ्रीका और स्पेन के बीच में, जिसको जिब्राल्टर का जलडमरू मध्य कहते हैं, और थोड़ा सा खोला गया है अभी, जिसको सुएज नहर कहते हैं, करीब करीब लैंड लॉक्ड है। इसके चारों तरफ जो बसा है, और ये बसे हुए लोग कौन हैं? ये सब के सब सेंट्रल एशिया से आए हुए भारतवंशी लोग हैं। इस पर मैंने विस्तार से भाषण दिया है, विस्तार से पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो अब तो भाई, ये दोनों, जब रोमन साम्राज्य है, वो किन लोगों का है? एशियन लोगों का है। शेष यूरोप में भी एशियन लोगों का ही सेटलमेंट है, या सेंट्रल एशियन लोगों का सेटलमेंट है, या सही कहें तो भारतवंशी वृषल क्षत्रिय जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में फैले हैं, ये बार बार जाकर वहां जम। तो ये जो बार बार जाके जो सेटल हो रहे हैं, ये सेटलमेंट जो है, ये नन्हे नन्हे आइसोलेटेड पॉकेट्स। ये ध्यान देने की बात है। मैंने अपने पहले दूसरे भाषण में बताया कि यूरोप, जिसको आज यूरोप कहते हैं, आज एशिया कहते हैं, हमारे लिए तो वो एक ही जम्बू द्वीप है। और ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं है। कॉन्टिनेंट का मतलब है, महाद्वीप का मतलब है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ तो यूरोप और एशिया कंबाइंड है, यूरेशिया है। तो जिसको अभी यूरोप कहते हैं और जिसको अभी एशिया कहते हैं, इसमें 3-4 घास के मैदान की पतली पतली पट्टियां हैं जिससे जाते हैं। अब जाकर जहां सेटल करते हैं, ये यूरोप तो एक कटा फटा इलाका है। कटा फटा किस अर्थ में है, मैं बता चुकी हूँ। ये जो
समुद्री तट रेखा है, इसको आप ध्यान से देखें तो जगह जगह ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक एक जो जीव की तरह पानी में निकले हुए क्षेत्र हैं, ये आइसोलेटेड हैं, इसमें कम्युनिकेशन। और ये जो मेनलैंड यूरोप है, ये हिमयुग के जाने, बर्फ के धीरे धीरे पिघलने, जलवायु। और दूसरा जो इसमें पर्वतीय क्षेत्र है, ये वर्तमान यूरोप के पूरब और पश्चिम में फैले हुए पर्वतीय क्षेत्र हैं। और ये पूरब और पश्चिम में, और इधर जो यूरोप और अब एशिया को अलग करता है, वहां उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। और इस पूरब से फैले हुए पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां हैं, ये बहुत तेज ढलान वाली हैं, तेजी से नीचे उतरने वाली माउंटेनस रिवर हैं। इनके कारण फिर यूरोप बार बार कटता फटता है। इसमें मैंने जानकी का एक पढ़ के सुनाया था आप लोगों को कि इसके कारण मनुष्य के रहने योग्य क्षेत्र पिछले 1500 साल में, अभी कथा मैंने कहा शुरू की थी, 10,000 साल, उसके बाद 2,500 साल पहले ग्रीस और रोम, अब हम आ गए मेनलैंड यूरोप में। मेनलैंड यूरोप में मुश्किल से 1,000 से 1,500 साल पहले सेंट्रल एशिया के लोग जो आकर बसे हैं, वो आइसोलेटेड पॉकेट्स में बचे। इसको देखना है, आपके लिए बहुत आसान है। नेशनल ज्योग्राफिक में चले जाइए, यहाँ जहाँ भी एटलसेस दिए हुए हैं, एटलसेस में चले जाइए, उसमें जनसंख्या के जो विवरण दिए हुए हैं, उन नक्शों को देख लीजिए, 1,000 साल पहले के, 1,500 साल पहले के। तो यूरोप में आपको नन्हे नन्हे पॉकेट में जरा जरा सी जनसंख्या दिखेगी। वो नन्हे पॉकेट्स क्या हैं? जहां पर घास के मैदान है, घास के ऐसे मैदान जो साल में 7-8 महीना बर्फ से फ्री। तो वहां पर पशुपालन संभव है, बड़े स्केल पर नहीं, जैसा कि सेंट्रल एशिया में छोटे स्केल पर भेड़ है, बकरी है, थोड़े से घोड़े हैं, ऊंट हाथी तो है, मोटा मोटी थोड़े खच्चर हैं, बहुत नाम मात्र के लिए गधे हैं, थोड़े बहुत कैटल हैं, इतना सा है। तो उन पॉकेट्स में है जहां पर कि घास का मैदान है। फिर कुछ ऐसी जगह पर है जहां साल में एक आध खेती की फसल ली जा सकती। तो ये जो आइसोलेटेड पॉकेट्स के सेटलमेंट है, इसमें कहते हैं जी, 5वीं शताब्दी में अत्तिला द हूण के बाद रोमन एम्पायर टूट गया। और रोमन एम्पायर टूट गया तो यूरोप में डार्क एजेस आ गए। तो यूरोप के अपने इतिहासकार जो 19वीं और 20वीं शताब्दी, ज्यादा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो इतिहास के नाम पर लेखन कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। इतिहास को ये कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में एच कैपिटल है, ये स्टोरी टेलिंग की प्रथा से बना है। और एच इनके यहाँ हिज एक्सीलेंसी, हर एक्सीलेंसी, एच कैपिटल राजाओं के बारे में प्रयोग करते हैं। तो हिस्ट्री मतलब राजा रानी की कहानी, राजा रानी भी गलत शब्द है, किंग और क्वीन की कहानी। तो इनके इतिहास लेखन में, जो कि मूलतः 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ है, 7वीं शताब्दी से 17वीं, कहीं 18वीं, कहीं 16वीं, कहीं 14वीं, कहीं 15वीं, जिसको जो समझ में आया उसने लिखा। वो कहता है ये डार्क एजेस हैं। डार्क एजेस क्यों बताते हैं? करीब करीब सबके अनुसार ये वो कालखंड है जब इन आइसोलेटेड पॉकेट्स में चर्चियनिटी फैलती है, जिसको ये क्रिश्चियनिटी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी एक मिसनोमर है, क्योंकि जब क्राइस्ट ही नहीं है
तो क्रिश्चियन कहाँ से आया? जब क्राइस्ट ही नहीं है तो क्रिश्चियनिटी कहाँ से आया? तो ये क्राइस्ट क्या है? ये क्राइस्ट एक फैब्रिकेशन है चार गप्पों का। ल्यूक का गॉस्पेल, मार्क का गॉस्पेल, पॉल का गॉस्पेल और एक किसी और का। गॉस्पेल का माने ही गप। ये स्वयं कह रहे चार व्यक्तियों के गप, और इन चार व्यक्तियों के गप में कोई क्राइस्ट नाम का एक प्राणी ये गप में सुनाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेड सी में जो मटके मिले, उनमें जो स्क्रॉल मिले, उसका जो अध्ययन हुआ यूरोप में, कॉन्क्लूसिवली ये सिद्ध हो गया क्राइस्ट नाम का कोई हाड़ मास का आदमी जेरूसलम में नहीं हुआ। तो ये जो चर्चियनिटी 7वीं शताब्दी, अर्नोल्ड टोइनबी के अनुसार 8वीं शताब्दी में, जिसको रोमन साम्राज्य कह रहे हैं, जो टूट चुका है, अब हुआ क्या है किसी को नहीं पता। ये 19वीं 20वीं शताब्दी का कंस्ट्रक्ट है। 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप को, खास करके इंग्लैंड को जरूरत थी पुरातनता की। जब ये नॉन यूरोपियन समाज के संपर्क में आता है, खास करके एशिया के संपर्क में और खास करके भारत के संपर्क में, जो लाखों साल के राजवंशों की निरंतर कथा कहते, तब इस एंटिक्विटी की सर्च में रोमन साम्राज्य को गढ़ा जाता है 19वीं और 20वीं शताब्दी, और इसके एशियन कनेक्शन को गायब कर दिया जा रहा है। मैंने बार बार आपके चैनल में कहा, ये एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा लिटरेचर है। इसको स्कॉलरशिप, इतिहास, समाजशास्त्र, राजशास्त्र कहना एकेडमिक्स का अपमान है। तो अब ये 19वीं 20वीं शताब्दी में जो कथा कहा गया, जो इतिहास लिखा गया, उसमें इनका 7वीं से 14वीं शताब्दी मिडीवल एजेज है। पुरातन काल रोम के साथ समाप्त हो गया है 5वीं शताब्दी से। यानी इनके अपने अनुसार क्रिश्चियनिटी नहीं, बार बार हम लोगों को सुधार अब कर लेना चाहिए, चर्चियनिटी का, नहीं नहीं नहीं, चर्चियज्म का। ये हिंदुइज्म कहते हैं, ये बुद्धिज्म कहते हैं, ये पोप डम भी कह कम्युनिज्म सकते हैं। कहते हैं। हाँ, तो इज्म कहते ही ये उस चीज को मिथ्या कह के रिजेक्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा मिथ्यावाद है, पोपिज्म कह दीजिए, चर्चिज्म कह दीजिए। पेपेसी कहते हैं वो अपनी भाषा में, तो पेपेसी। आप, अच्छा, तो हम अभी दोनों क्रिश्चियनिटी, चर्चिज्म, पोपिज्म बोलते चले। ठीक है, ठीक है। तो इनका ये जो मिडिवल पीरियड है, कुल वही तो इनका इतिहास है भाई, मेनलैंड यूरोप का। नहीं, इसमें एक ये विषय उठता है कि जो रोम में सिटी स्टेट्स थे, नगर राज्य, हाँ, क्या वो नगर राज्य भी ऐसे ही, मतलब वो नगर थे अथवा नहीं थे, क्या स्वरूप रहा होगा उनका? अभी अपने लोग मेनलैंड यूरोप पर चले हैं। हाँ, अच्छा, ये उनकी रोमन साम्राज्य थोड़ा यूरोप रोमन से। साम्राज्य का यूरोप से कोई लेना देना नहीं। उसके हाँ, ये ठीक पहले है। जी क्रेटी जी। है, हाँ। उसको ये क्रेटे कहते हैं। ये तो वेदकालीन परियों का राज्य है ना भाई। जी जी। इस पर ठीक। आज चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, इसका और जिसको आज ये यूरोप कह रहे हैं, अच्छा, ठीक है। जी हम जी। तो आज बात कर रहे हैं ना, जिसको ये आज यूरोप कह रहे हैं, ये तो मेनलैंड यूरोप है ना भाई। तो मेनलैंड यूरोप, इनका डार्क एजेस से शुरुआत होता है, मैं जो खास बात कहना चाह रही। बिल्कुल ठीक है। जी जी। 5वीं शताब्दी यानी रोमन साम्राज्य अतिला द हुन के आक्रमण के बाद नष्ट होता है। ये कहते हैं जी कॉन्स्टेंटाइन नाम के रोमन राजा कन्वर्ट हो गया। अर्नोल्ड टोइनबी कहता है जी 8वीं शताब्दी में ये कन्वर्जन का डॉक्यूमेंट फोर्ज किया गया। तो हमारे लिए प्रमाण भावना कौन है? अर्नोल्ड टोइनबी है। अगर पोप
और अर्नोल्ड टोइनबी में हमको चुनना है, तो हम किसको चुनेंगे? स्वाभाविक है हम टोइनबी को चुनेंगे। तो जो हम खास बात हाईलाइट करने की आज कोशिश कर रहे हैं कि मेनलैंड यूरोप का इतिहास स्वयं इनके द्वारा 19वीं 20वीं शताब्दी में जो इतिहास रचा गया, उसमें मिडिल एजेज है, उसका कोई एंशियंट पास्ट है ही नहीं। वो कहीं 5वीं शताब्दी से है, सामान्यतः 7वीं शताब्दी से है। इसको ये समाप्त करते हैं कभी रेनेसा के साथ 15वीं में, कभी 17वीं में रिफॉर्मेशन के साथ, कभी 18वीं में इनलाइटनमेंट के साथ, और मैं तो समाप्त करूंगी इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। खैर, तो एक बात जो मैंने बताने का प्रयास किया कि मेनलैंड यूरोप क्या है, इनका अपना मिडिल एज। केवल एक पुस्तक आज मैं दिखा रही हूँ, मिडीवल सिटीज, केवल एक पुस्तक। इसके लेखक हैं हेनरी पायरेने। दिख गया? और इसका छापने वाला प्रेस है, ये 1925 में छपी, और इसके छापने वाला प्रेस है प्रिंसटन न्यू जर्सी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। तो मैं दिखाऊं लेखक का नाम भी। तो अब यूरोप को अगर समझना है तो स्वयं यूरोपियन इतिहासकारों के अनुसार ग्रीस और रोम को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो 100% आज की भाषा में एशियन लोगों का कथा कहानी है। एशियन में मध्य एशिया का, मध्य एशिया मतलब भारतवंशियों का, यानी ग्रीक और रोम जब पढ़ाएं तो उसको भारतवर्ष का इतिहास बताना होगा। ये लेखन विस्तार से है, हम लोग एक टॉक इस पर कभी कर सकते हैं। तो अब जिस मेनलैंड यूरोप की बात कर रहे हैं, उस यूरोप पर मिडिवल पीरियड का आप कोई पुस्तक उठा लो। हम तो अभी एक ही लेके बैठे हैं, आज सुबह ही पढ़े, कल 3 टॉक था मेरा। मिडिवल ट्रेड उठा लीजिए, मिडिवल सिटी उठा लीजिए, मिडिवल विलेज उठा लीजिए, मिडिवल इकोनॉमी उठा लीजिए, मिडिवल चर्च उठा लीजिए, मिडिवल क्रिश्चियनिटी उठा लीजिए, जो मन करे आप उठा लीजिए। तो मिडिवल पॉपुलेशन उठा लीजिए, मिडिवल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, कुछ भी, मोटा मोटी 1200 साल ये है यूरोप। इस यूरोप में कोई गांव नहीं है। हम जब गांव कहते हैं तो उसको अंग्रेजी में विलेज कहते हैं। तो हमको गांव से जो चित्त में भाव उखड़ता है, वो गांव तो वही है, नगर का एक नन्हा छोटा रूप। बिल्कुल हम भारतीय बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नगर तो भारत में, अब मैं तुलनात्मक बात कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि आज के मोदी जी कह रहे हैं हम मिलान बनाएंगे, तो हम वेनिस बनाएंगे, तो हम लंदन बनाएंगे। तो उस संदर्भ में आज मैं चर्चा कर रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल तो हम जिसको नगर कहते हैं, वो तो हमारे यहाँ पूजित है भाई। सप्तपुरियों का रोज प्रातः काल नाम ले लीजिए, बिल्कुल। तो समस्त पाप कलमश धुल जाएंगे। मेरी माँ के साथ मैंने सब पुरियों का नाम लिया, लेकिन मेरा भी दोष है कि अब मैं सातों पुरी नहीं बता पाऊंगी। सुनने वाले और रविशंकर जी मिला के जोड़े अयोध्या, तो मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, एक और वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला गया। तो मैंने ज्यादा बोल दिए, 7 से ज्यादा बोल दिया। पुरियां हैं। हाँ। और ये रोज अपने यहाँ नियमित इसका पाठ होता है। क्यों होता है? ये जो सप्तपुरियां हैं, यहाँ चारों पुरुषार्थ प्रवाहित हैं। क्या है चारों पुरुषार्थ? अर्थ,
काम, धर्म और मोक्ष, जहाँ चारों काम प्रवाहित, चारों पुरुषार्थ प्रवाहित है, वो है पुरी। शेष में एक है, दो है, तीन है, चारों नहीं है, वो है नगर। और नगर का ही छोटा रूप ग्राम है। ग्राम में खेती भी है, उद्योग भी है, वाणिज्य भी है, ध्यान दीजिए, शिल्प भी है, धन भी है, समृद्धि भी है, नृत्य भी है, मंदिर भी है, गुरुकुल भी है, सेना भी है, सैनिक भी। केवल आकार छोटा होता चला जा रहा है। तो जब सिटी और विलेज कहते हैं, तो विलेज में कैसी कैसी मंदिर हैं, टूटने फूटने के बाद भी भारत के गांवों का अगर सर्वेक्षण हो तो इतने श्रेष्ठ, विराट और सुंदर मंदिर हैं। तो गांव जिसको हम कहते हैं, विलेज जिसको कहते हैं, वो सनातन काल से चला आ रहा है। वहां के लोगों का वहां पर सभी प्रकार का अधिकार है। ये जो धर्मपाल जी ने काम किया, दक्षिण भारत के तरह तरह के गांव से जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसमें नगर पंचायत के चुनाव की जो विधियां मिली हैं, वहां धर्म का वैसे ही शासन है जैसे नगर में है। यूरोप में तो इस मिडीवल एरा में कोई राजधानी नहीं है भाई। इस पूरे मिडीवल मध्यकाल में कोई राजधानी नहीं है। तो है तो वो क्या है? वो मनुष्यों की बसावटें हैं, छोटी छोटी। जिसको सिटी कहते हैं, वो क्या है? वो फोर्टिफाइड, यानी चारों तरफ से बंद करके, सुदृढ़ पत्थर ईंटा सबसे करके एक नन्हा सा कोई एक जगह है जिसके भीतर 100, 150, 200 लोग रहते हैं। किला कह सकते हैं क्या उसे? उसको वही कहे जो वो अंग्रेजी में खुद अच्छा, को कह रहे हैं। मेंशन मेंशन कहते हैं वो। मेंशन नहीं कहते, वो बहुत सारा नाम है उसका। जी जी जी। कि वो हम उसका उच्चारण खोज के नहीं कर रहे हैं। ठीक। हम एक सिंपल नरेटिव वाले मूड में है। क्योंकि किला कहेंगे तो चित्तौड़गढ़ किला आ जाएगा ना भाई। किला कहेंगे तो रायगढ़ का किला आ जाएगा ना भाई। अब तो बहुत विशाल किले आ जाएंगे। जी जी। दुर्ग कहेंगे तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ जाएगा ना भाई। तो इसलिए इन विषयों में ट्रांसलेशन नहीं करें। वहां विला है, विलेज है। अच्छा, आप कोई पूछे कि आइसोलेटेड पॉकेट्स में इसको बनाने की क्या जरूरत है? तो 5वीं शताब्दी से 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी तक, ये किनका शताब्दी है? लगातार आक्रमणरत और पराधीन करते हुए हथियार से लैस गिरोहों का। कहीं मगयार आ रहा है, कहीं वाइकिंग आ रहा है, कहीं हूण आ रहा है, कहीं गोथ आ रहा है। अनंत हथियार बंद समूह आ रहे हैं जो लूट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। तो इसमें सुरक्षित रहने के लिए एक, इसको किला नुमा हम कह देते हैं, उसका उसका बौना स्ट्रक्चर, नन्हा सा जरा सा, जिसमें 100, 200 आदमी रहते हैं, जिसके चारों ओर एक खाई लुमा है, जिसमें एक कोई रास्ता है जहां जाने की कोई बात है। और इसी तरह उसके चारों ओर थोड़ा बहुत पशुपालन और खेती बाड़ी जो करते हैं, वो विला है, वो विलेज है। इसका बड़ा सारा डिटेल है, आज सारा डिटेल नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस विलेज में रहने वाले लोग वहां के स्थायी लोग नहीं हैं। कभी भी उनको मार काट के भगाया जा सकता है, कभी भी वो भूखमरी से भाग सकते हैं, कभी भी वो महामारी में नष्ट हो सकते हैं। अब इस चीज को समझना है तो ये समझना होगा, ये जो मध्यकाल है, ये यूरोप की महामारियों का काल है। भारत, एशिया, अफ्रीका, दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसी किसी महामारी को नहीं जानते हैं। तो ये लगातार उथल पुथल वाला एक समाज है। कैसा उथल पुथल?
कांस्टेंट माइग्रेशन, कांस्टेंट गिरोहों का आक्रमण, और ये गिरोह छोटे मोटे नहीं है, सैकड़ों साल तक आक्रमण करते हैं, नष्ट करते हैं। सेक्शंस का है, वाइकिंग्स का है, दुनिया भर के लोगों का है। और जो ये महामारी की मैंने चर्चा की, एक महामारी की चर्चा करती हूँ, ब्लैक डेथ। ये कोई अपने कोरोना की तरह 2 साल का मामला नहीं है, ये 100, 200, 300 साल का मामला है, जिसमें यूरोप की एक चौथाई से एक तिहाई आबादी खत्म हो जाती है। अब आबादी खत्म होने का मतलब क्या है? लाशें सड़कों पर फैली है। नहीं नहीं भाई, सड़क तो है ही नहीं। सड़क हरदम तब बनता है जब व्हील्ड ट्रैफिक होती। पहिए को सड़क चाहिए, पहिए को एक समतल मेटेलिक सरफेस चाहिए। यूरोप के पास तो पहिया नहीं है। यूरोप में जो पहिया है वो 2-4 किलोमीटर आता जाता है। बहुत दूर कहीं जाता है तो 8-10 किलोमीटर या 8-10 माइल जाता है, तो वहां पर कुछ पहिए के चलने का इंतजाम है। प्रॉपर ढंग से सड़कें यूरोप में मोटर कार के बाद आई हैं। आप कहीं भी इसको गूगल सर्च कर सकते हैं। भारतवर्ष में फ्रॉम टाइम इमेमोरियल पहिया है, रथ है, गाड़ियां हैं, युद्ध हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, आवागमन हो रहा है, विवाह हो रहा है, राजकीय यात्रा हो रही है, उत्सव यात्रा हो रही है। इसलिए जब महाभारत हम पढ़ते हैं तो महाभारत में सड़कों का लगातार वर्णन है। ऐसी सड़क, ऐसी सड़क, ऐसी सड़क, ऐसी सड़क, इस सड़क की इतनी चौड़ाई, इस सड़क की इतनी चौड़ाई, इस सड़क को बनाने का ये ढंग, ये सड़क 90 डिग्री एंगल पर कटती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यूरोप के किसी वर्णन में सड़क नहीं है। तो जो ये महामारी आती है, इसमें आदमियों की लाशें, औरतों की, बच्चों की, जानवरों की लाशें चारों तरफ फैली हुई हैं, और उन लाशों से दूसरी, तीसरी, चौथी महामारी आती। तो मोटा मोटी 1000 साल, 5वीं शताब्दी से वास्को डिगामा कोलंबस तक, और उसके बाद 200, 250, 300 साल, 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक यूरोप में खेती नहीं है। 19वीं शताब्दी में यूरोप एक खेतिहर समाज होता है। अब मैं साक्ष्य नहीं दे पा रही हूँ। 18वीं शताब्दी तक यूरोप मूलतः एक पशुपालक समाज है। और ये क्या बता रहे हैं भारत में कि 18वीं शताब्दी में तो जी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। अरे 18वीं शताब्दी तक तुम रूरल इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं हो। कारण, फिर क्लाइमेट। मेनलैंड यूरोप में खेती करने योग्य भूमि और खेती करने योग्य क्लाइमेट 18वीं शताब्दी तक नहीं। बहुत थोड़ी मात्रा में खेती हो पाता है। अगर हम कहें तो 60-70% उनका जीडीपी, वो जीडीपी कोई ऐसे मेंटेन नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, पशुपालन से है। और जिसको इंडस्ट्री कहते हैं वो एकमात्र इंडस्ट्री है भेड़ के बाल से, बकरी के बाल से कपड़ा, ऊनी कपड़ा बनाना। और ये ऊनी कपड़ा 19वीं शताब्दी तक, यानी 1810, 1820, 1830 में ऐसा है कि भारत में कोई उसको पहनने के लिए नहीं खरीदता है। वो लड़ाई के मामलों में तंबू जो बनते हैं, तो तंबू बनाने के लिए, तंबू के जमीन पर बिछाने के लिए उस ऊनी कपड़े का प्रयोग होता है। तो जो बात हो रही है यूरोप की, कि
नगरों का विकास होता है मुख्यतः ट्रेड से। जी ट्रेड होता है मुख्यतः सरप्लस से। और जब आपके पास खाने योग्य ही कुछ नहीं है, क्योंकि जब यूरोप की महामारियों का आप वर्णन पढ़ेंगे, तो ये मैं सत्तोलॉजी में यूरोप पर एक सीरीज चला रही हूँ, उसमें मैंने विस्तार से ये सब दिया था कि उनके पास जिंदा रहने के लिए सूप नाम की एक चीज वो पीते। हम लोग को क्या वहम है कि वो बहुत मांस भक्षी है। ना ना, मांस का एक इतना सा टुकड़ा भी एक आम यूरोपीय को उपलब्ध नहीं है। एक आम यूरोपीय को जो उपलब्ध है वो सूप है। अब ये सूप क्यों पी रहे हैं? घर को गर्म रखने के लिए घर या एक कमरे के बीच में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हैं जो जल रहे हैं, उसके ऊपर एक पात्र है जिसको वो कॉल्ड्रन कह रहे हैं, उसमें पानी भी है, खून भी है, पची कुची हड्डी भी है, चमड़ा भी है, विष्ठा भी है, सब एक साथ उबल रहा है। थोड़ा बहुत अनाज भी है, फल भी है, पत्ते भी हैं। और उस उबले हुए चीज को पीकर, और बहुत थोड़ी मात्रा में, यानी दिन भर में अगर इतना बड़ा टुकड़ा एक ब्रेड के लोफ का मिल जाता है तो वो पर्याप्त है। तो जब सबसिस्टेंस की ये हालत है, तो ट्रेड दो चीज में हो सकता है। एक एग्रीकल्चरल सरप्लस, और दूसरा उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग। जैसे तेल निकालना, गेहूं से आटा पीसना, चावल बिल्कुल बिल्कुल। बनाना, धान बनाना, फिर उससे दुनिया भर की और चीजें बनाना। जैसे अपने यहाँ एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कपास। जी जी जी। वो कपास से प्रोसेसिंग करना तरह तरह का, उससे तरह तरह के कपड़े बनाने, फिर उसमें धातुओं के तार मिलाने, सोने के, चांदी के और चीजों के। जैसे एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है अपने यहाँ जूट। जैसे एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अपने यहाँ है गन्ना। जी। एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अपने यहाँ है तरह तरह के तिलहन। तिलहन, तेल बनाएंगे उनका। तो ये ध्यान देने की चीज है कि ये सब के सब ट्रॉपिकल प्रोडक्ट है। इसमें एक जो ये हायरार्की दिखलाते हैं मिडेवल यूरोप का, और उसमें मैं आपको चित्र शेयर करूं कि एक बार आपको दिखाऊं, हाँ जी जी यदि जी आपकी अनुमति हो। जी जी। हाँ, ये एक चित्र दिखाते हैं कि जो ऊपर में किंग है, फिर बीच में फीफ एंड पीजेंट्स हैं, फिर ये हैं वैसल्स ऑफ लॉर्ड्स हैं। पहले वैसल्स ऑफ किंग्स हैं, फिर वैसल ऑफ लॉर्ड हैं, नीचे पीजेंट्स हैं। पीजेंट्स का अर्थ है उनका किसान है। पीजेंट माने वो लोग आज किसान करते हैं। उस समय क्या अर्थ रहा होगा पता नहीं। एक ये बेस दिखाते हैं कि चार लेयर्स हैं उनके यहाँ सोसाइटी के। तो हाँ नीचे वो ठीक है। पीजेंट दिखला रहे हैं, इसको इसको कैसे समझें? तो पीजेंट्स को पीजेंट समझिए ना। जी, उसको लेकिन किसान ना जब समझें। किसान भी समझिए, हाँ। लेकिन वो किसान भारत जैसा किसान नहीं है। अच्छा, हाँ, मूल विषय यह है जी। जब हम किसान कहते हैं तो हमारे चित्त में भारत का किसान आता है, बिल्कुल। जो दान भी करता है, धर्म भी करता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है। हमारे यहाँ नंद बाबा गोकुल के किसान ही तो है, पशुपालक तो है। जी 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 जी। लेकिन कितना सोना, कितना चांदी, लाखों गैया, वहां का किसान, वहां का पशुपालक नंद बाबा जैसा नहीं है। वहां हम्म किंग है, लेकिन वो किंग हमारे पडरौना के राज परिवार जैसा नहीं है। हम्म। 19वीं शताब्दी में बकिंघम पैलेस, 19वीं शताब्दी, 19वीं का मतलब 1757 हो गया, 1857 भी हो गया, 1860-70 का है। बकिंघम पैलेस में नहानघर नहीं है भाई, पैखाना नहीं। आप खोज लीजिए इस चीज को। अच्छा। बकिंघम पैलेस में पैखाना नहानघर नहीं है, जिसको हम पैखाना और नहानघर कहते हैं।
एक फिल्म है, अभी देखिए याद आ जाएगा मुझे, मिसेज ब्राउन। मिसेस ब्राउन, जी जी जी। मैंने आपने फिर पहले भी देखी? कभी जी चर्चा जी की जी होगी, जी। आप उसका देखिए। ये मेरी समझ से, अगर मुझे याद है, तो ये 1905 के आसपास का बात है, या 1890 के आसपास का बात है, जब विक्टोरिया का पति मर जाता है और विक्टोरिया अपने कोचवान के प्रेम, मिस्टर ब्राउन के प्रेम में पड़ जाती है। उस समय डिजराइली प्राइम मिनिस्टर है। तो 19th सेंचुरी का अंत है या 20वीं का शुरुआत है, मुझे एग्जैक्ट कहानी नहीं पता। उस समय की रानी को देख लीजिए। और हम तो किस समय का बात कर रहे हैं, 5वीं शताब्दी से 18वीं और 19वीं शताब्दी का। पोस्ट पोस्ट कोलंबस और पोस्ट वास्को डिगामा, यानी 1498 के बाद, यानी 15वीं शताब्दी समाप्त। हम उसके भी 100 साल बाद, 16वीं समाप्त, 17वीं, यानी 17वीं मतलब 1600 से 1699 समाप्त। 18वीं शताब्दी में क्या इंग्लैंड, स्पेन, पोर्चुगाल, फ्रांस, ये सब जगह कोई राजा रानी, जिसको ये कह रहे हैं किंग और क्वीन कह रहे हैं, उसकी तुलना भारत के जागीरदार से भी की जा सकती है। तो अभी हम मूल विषय पर आ रहे हैं। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, सबसिस्टेंट इकोनॉमी है। तो जो छोटा मोटा ट्रेड है, वो सर के ऊपर मुट्ठी में, पीठ पर या खच्चर की पीठ पर है, जिसके लिए पगडंडी है, रोड नहीं है। व्हील्ड ट्रैफिक से आपको एक वर्णन नहीं मिलेगा कि किसी घोड़ा गाड़ी से ट्रेड हो रहा है। अच्छा, नेपोलियन के समय आप देख लीजिए, नेपोलियन जब लड़ाई करता है, 1810 में शायद वाटरलू होता है या ट्रीटी ऑफ वियना होता है। 19वीं शताब्दी आ गई है, तो ये घोड़े से ही तो लड़ रहा है, रथों से थोड़ी लड़ रहा है। हाँ, लड़ाई घोड़ों घोड़ों पर है, जी जी। घोड़ों को सड़क नहीं चाहिए, और लड़ाई तलवार से हो रही है। नेपोलियन का जितना तस्वीर आप देखिए, तलवार लटक रहा, बंदूक से लड़ाई नहीं हो रही है। जी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो आज का विषय ये है, दो तीन चीजों को अगर ध्यान में रखें तो बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। एक, मेनलैंड यूरोप मतलब मिडीवल यूरोप। मेनलैंड यूरोप मतलब ग्रीस और रोम को आपको ड्रॉप कर देना होगा। मेनलैंड यूरोप मतलब क्रिश्चियन या चर्चिज्म या पोप वाला यूरोप। इस यूरोप को एक चीज। दूसरा, आपको याद रखना होगा आइस एज, और आइस एज से बना हुआ टोपोग्राफी। जी तीसरा, आपको याद रखना होगा यूरोप में फैलने वाली महामारियां। चौथा, आपको याद रखना होगा यूरोप में भोजन की उपलब्धता पर हेड। और भोजन की उपलब्धता अगर नगण्य है, तो इसका कारण है वहां खेती नहीं है। भाई, ये तो के एन चौधरी की किताब पढ़ के हम लोग को पता है। 20वीं शताब्दी में मार्शल प्लान के बाद, 1960 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 15 साल बाद, एक आम अंग्रेज को, एक आम फ्रांस वाले को चाय पत्ती मिल रही है पीने के लिए। चाय है, कॉफी है, चीनी है, सलाद है, फल है। ये तो 1970 के बाद का मामला है ना, जो कि ये सब के सब ट्रॉपिकल प्रोडक्ट हैं, जो रेफ्रिजरेशन के बाद यूरोप को उपलब्ध हो रहे हैं। तो मैंने मोटी मोटी बात कह डाली। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो उससे बात का विस्तार हो। हाँ, प्रश्न तो कई सारे इसमें उपजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगला जो मैं टॉपिक रखना चाह रहा हूँ उसमें ये विषय आएगा कि जैसे आपने कहा किंग और किंगशिप जो है भारत के राजाओं के साथ तुलना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो क्लासेस बताए जाते हैं। दूसरा,
राजाओं का विवरण मिलता है कि अमुक राजा है, उसकी शादी अमुक रानी से हो रही है वहां, और ये आना जाना हो रहा है। किंग और क्वीन, राजा रानी मत बोलो, किंग किंग एंड, और हाँ। क्वीन। तो जी जी। 17वीं 18वीं शताब्दी में मैंने आपके चैनल पर या किसी चैनल पर बताया है, राजा की चमड़ी से वो क्लिप से खींच खींच के कपड़ा उतारा जा रहा है। राजा नहीं, किंग, किंग की कपड़ी चमड़ी से। क्यों? इतना गंदा बदबूदार जीव है। कौन? किंग और क्वीन। वैसी ही उसका प्रिंस और प्रिंसेस है। ये तो गूगल पर आप सर्च कीजिए ना, जी जी। या जो पुस्तक हम बताए थे, डर्ट ऑन क्लीन। हाँ बिल्कुल। चलो एक हमको याद आ रहा है, 1785 है कि 1764 है, फ्रांस में एक राजा, एक एडिक्ट निकलता है, राजाज्ञा जिसको हम कह रहे हैं, कि वहां एक महल है वर्साइल्स का, उसके गलियारे से हफ्ते में 2 दिन टट्टी उठाई जाए। गलियार। अब इस गलियारे से, अब इसका हम व्याख्या कर रहे हैं। महल के गलियारे में टट्टी कौन करेगा? किंग करेगा, क्वीन करेगी, प्रिंस प्रिंस करेगा, प्रिंसेस करेगी, और कौन टट्टी करेगा? आप और हम तो जाएंगे नहीं टट्टी कर। वो टट्टी रोज नहीं उठाया जाएगा, हफ्ते में 2 दिन उठाया जाएगा। और ये कहाँ की कथा है? कब की? 18वीं शताब्दी। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस और इंग्लैंड क्या है? यूरोप में यही दोनों है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। राजा और रानी खड़े खड़े कहीं टट्टी कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और उदाहरण, रोसे चाइल्ड का नाम सब लोगों ने हाँ सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो किताब है, अभी देखिए अगर मिश्र जी आते हैं तो दिखाती है, वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशंस। उसकी वो शुरुआत कर रहा है 1860 या 64, 19th सेंचुरी। रोसे चाइल्ड के गुदा में एक फुंसी हो गई, फुंसी को वो खुजलाता है, स्वाभाविक है। तो वो कह रहा है कि रोसे चाइल्ड यूरोप का सबसे धनी आदमी है। कब? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। उसको, उसका इलाज करने के लिए सर्जन लोग आए, किताब में लिखा है सर्जन, और बाद में बताएंगे कि रोसे चाइल्ड मर गया। तो भैया तू फुंसी का इलाज नहीं किया तो सर्जन का अर्थ क्या हुआ? तू तो नाऊ भी नहीं हुआ भाई। हमारे यहाँ का तो नाऊ भी फुंसी काट के, फोड़ा काट के ठीक कर देगा। तो आगे लेखक नॉर्मन डेविस है शायद लेखक। नॉर्मन डेविस की यूरोप। नहीं, यूरोप नहीं है, वो किताब है वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन। अच्छा, वो अलग जो है। भी आप खोज लेंगे, जी पहला और दूसरा पन्ना मैं बता रही हूँ। जी। तो वो कह रहा है कि वो बेचारा दुनिया का, यूरोप का नहीं हूं तो दुनिया का कह रहा है, दुनिया का सबसे धनी आदमी मर गया गुदा द्वार में होने वाली एक खुशी से। तो बोला और होता भी क्या, ऊनी कपड़े पहने हैं तो पैर में लगे हुए मल से खुजली आ रही। अब सामान्य व्यक्ति इस बात को समझेगा क्या? कुसुम लता समझ रही है, खड़े खड़े टट्टी कर रहे हो, टट्टी दोनों पैर में लगी हुई है, किसके? रोसे चाइल्ड के। आप किंग क्वीन में लगे हुए, इनके सब किंग क्वीन टट्टी के साथ हैं। ठीक। तो वो ये कह रहा विषय है, आगे का। हाँ। रुकिए रुकिए, जी। ये पूरा कर दूं। हाँ। तो वो खुजलाने से वो कहता है, ऐसे ही वर्णन है, नाखून में वो गंदगी आ जाती है, नाखून से वो गंदगी भोजन से मुंह में चली जाती है, नाखून से, रोसे चाइल्ड का, लेट 19th सेंचुरी। तो आंतें जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है, उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस की एक बीमारी हो जाती है, तो लोग इससे मर जाते हैं। और अभी हम कहाँ पर हैं? मिडिवल एज में। ये तो मॉडर्न एज आ गया ना, और मॉडर्न एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सूती कपड़ा उद्योग महान हो गया, और रोसे चाइल्ड बेचारे को
धोने का, पोंछने के लिए कपड़ा नहीं है। और वो धो क्यों नहीं पा रहा है? रोसे चाइल्ड के पास या तो पानी नहीं है, या पानी से धोने का ढंग नहीं है, या धोने से ठंड लगे तो पानी गर्म करने का ढंग नहीं है। और इसको समझिए, जब वहां का किंग क्वीन वो देखे तो वो किंग क्वीन क्या है, केवल रोसे चाइल्ड को याद, 1860-64। तो रोसे चाइल्ड की जब ये हालत है, तो ये जो विक्टोरिया और एलिजाबेथ है, ये भी सब उसके साथ है। अब एक और उदाहरण आपने चर्चा छोड़, नेपोलियन पत्र लिखता है। नेपोलियन एक इतनी मोटी पुस्तक है, बायोग्राफी है, एमिल लुडविग ने लिखा है। नेपोलियन जब मिस्र से लौट रहा है, जहां तक मुझे याद है, जोसेफाइन अपनी साम्राज्ञी को, एम्प्रेस एम्प्रेस ऑफ फ्रांस को चिट्ठी लिख रहा है, कीप योर सेल्फ वॉश्ड बाई वार्म वाटर, आई एम कमिंग। अब इसको और समझाएं क्या? जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही क्योंकि स्त्रियों के पास अपने माहवारी के लिए उपाय केवल धरती का गुरुत्वाकर्षण है। छोड़ दीजिए, एक और बता दे। बराक ओबामा, अमेरिका का प्रेसिडेंट, इसकी एक पुस्तक है अपनी जीवनी। वो कह रहा है, मैं कॉलेज में जब पढ़ता हूँ तो मेरा कोट एक सड़े हुए सुअर की तरह बदबू करता है। ये खोज के पढ़ लीजिए ना, बराक ओबामा की जीवनी। और ये जब स्टूडेंट है, यानी 20, 22, 24 साल की उम्र की जिंदगी, यानी कि अंदाजन 1970-80 के आसपास, अमेरिका के एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का। तो अभी हम लोग मूल विषय पर आ जाएं। हम मूल विषय पर ही हैं शायद। किंग क्या है, क्वीन क्या है? और किंग और क्वीन टट्टी एक बर्तन में करते हैं। वो बर्तन उनके कमरे में उनके बिछौने के नीचे रखा रहता है। और उनके बड़े आदमी 19वीं शताब्दी में, कमरे के बाहर एक खिड़की है, खिड़की में एक छेद है, हम और आप देखेंगे तो सोचेंगे गमला लगाया जाता है। वहां बैठ के टट्टी करते हैं। वो टट्टी सड़क पर आता है, इसलिए छाते की जरूरत पड़ता है, क्योंकि टट्टी तो दिन में भी आ जाती है। आगे चलिए। नहीं, बिल्कुल, इसलिए अगला जो विषय लेंगे अगले हाँ। व्याख्यान में, वो राजाओं पर लेंगे। जैसे आपने एक विषय कहा है, वो टॉपिक है कि वहाँ कोई राजा, नेपोलियन के अलावा कोई राजा नहीं है। तो इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे हम लोग। नेपोलियन भी राजा कहाँ है? जब राजा कहेंगे हाँ तो हमारे चित्त में क्या होगा? भारत का राजा, हाँ, उसका दरबार होगा, महल होगा। भारत की रानी, महल होगा, दरबार होगा। उनको उसका अभिषेक होगा। हाँ, नवरत्न होंगे उसके पास। हाँ। तो उससे अगर तुलना करते हैं, तो यूरोप में न किंग है, न क्वीन है, न स्टेट है, कैपिटल तो है ही नहीं। इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे, क्योंकि जी। उससे एक बात निकल करके आएगी कि जो आज हम सारे पॉलिटिकल थॉट हम वहां से ले रहे हैं, जहां इसका कोई आधार नहीं है। तो कैसे नहीं है, इस पर हिस्टोरिकली उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रमाणों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुझे लगता है आज का विषय बहुत स्पष्ट हुआ है। और यह जो एक अवधारणा रही है कि यूरोप का शहर मतलब क्या भव्य दिव्य शहर होगा, तो मुझे लगता है आज के इस व्याख्यान से ये धारणा बहुत ठीक हुई होगी, जो आप सुधर गई होगी। तक तो केवल मैं मिडिवल पीरियड की बात की हूँ। 1905, 20वीं शताब्दी, जी लंदन और पेरिस, जिसको सुपर पावर बाद में लिखा गया 1945 में, इसकी राजधानी है ना, इंग्लैंड और फ्रांस की। यहाँ तो सुअर टट्टी को साफ कर रहा है चाट के। लंदन और इंग्लैंड और फ्रांस की राजधानी में सड़क की सफाई सुअर कर रहा है, टट्टी को साफ कर चाट। तो बाकी को समझ लीजिए क्या नगर है, बाकी को समझ लीजिए।
ठीक है। चलिए, तो आज हम का ये विषय बड़ा स्पष्ट हुआ है। मुझे लगता है कि अब जब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो पुस्तकें आज आपने बताई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने वो अभी पुस्तक निकाली भी, वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ द नेशन, वो सम हम्म, लैंडेस की लिखी हुई है। अभी मैंने हाँ हाँ हाँ, लैंडिस। डेविड एस लैंडेस, हाँ, उसका डेविड एस पहले लैंडेस। पे पहला और दूसरा और तीसरा पेज है। जी 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 जी। तो अगली बार उस पर भी चर्चा, अब अगली बार हम स्टेटशिप पे चर्चा करेंगे कि कैसे वहाँ मुझे स्टेट्समैनशिप लगता है का अभाव है। कि अभी मेरे पास कुछ पढ़ा हुआ है, यूरोप के नगर। जी। तो मैं एक भाषण यूरोप के तो नगरों पर अगला करूँ। यूरोप के नगर पर ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर आ जाएंगे, वो यूरोप जहाँ के ऐसे नगरों पर भी नगर हैं, जी जहाँ ऐसे नगर हैं, उनसे क्या सीखना है वो तय कर लें लोग। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।